आयोजन का सौभाग्य सपा सरकार को भी मिला था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और तुष्टीकरण के लोभ ने महाकुंभ को इतना भव्य बनने ही नहीं दिया जिसमें 60 करोड़ सनातनी शामिल हो पाए। विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति करता है। यही वजह है कि उसे कुंभ पहुंचने वाले लोग भी अलग अलग जाति के नजर आते हैं, लेकिन योगी राज में कुंभ पहुंचने वाला हर शख्स सनातनी है। मां गंगा की गोद में पहुंचने पर जात पात का भेद तो मिट ही रहा है, साथ ही विरोधियों की उस सोच पर प्रहार भी हो रहा है जो भारत को धर्म और जाति के नाम पर बांटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संगम में तो जो पहुंच रहे हैं उनमें जात पात का कोई विवाद नहीं है, लेकिन इन विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी है। जरा आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरों को तो, जो श्रद्धालु है उनको तो ये भड़का रहे हैं, लेकिन खुद डुबकी लगा रहे, कभी हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद प्रयागराज में भी स्नान कर रहे हैं। तो खुद तो स्नान का पूरा फल लेना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को क्यों रोक रहे हैं, उन पर क्यों राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। विपक्षी स्नान करने जाते रहे हैं और सिर्फ अखिलेश यादव इस लिस्ट में नहीं है। आप उनकी तस्वीर जरूर देख रहे हैं, लेकिन लिस्ट लंबी है। आपको बताते हैं, इंडी गठबंधन के नेता कुंभ का विरोध लगातार करते रहे, बयानों को हमने आपको सुनवाया। कुंभ नेता, यहाँ पर जो कई नेता हैं वो कुंभ स्नान से खुद को रोक भी नहीं सके। बातें तो कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। विरोध करते करते अखिलेश ने कैसे कुंभ में स्नान किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी डुबकी लगाई, देखिए अपने बेटे के साथ डुबकी लगाई है। डीके शिव कुमार ने कुंभ में स्नान किया, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने भी आस्था की डुबकी लगाई है और ये तमाम नेता उन्हीं विपक्षी दलों के हैं जो श्रद्धालुओं को भड़काते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की डुबकी भी देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि श्रद्धालुओं को तो भड़काया जा रहा है, सनातनियों पर बयान दिया जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए राजनीति की जा रही है, लेकिन खुद स्नान ध्यान कर रहे हैं। आपको अब ये भी बता दें कि ये आस्था का महाकुंभ सिर्फ सनातनियों का महापर्व नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को ग्रोथ बूस्ट करने में भी, इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी कितनी मदद कर रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी बढ़ाने की जो तैयारी थी उस पर पूरा असर होता दिखाई दिया है। छोटे से लेकर बड़े व्यापार तक को भी यहाँ पूरा लाभ पहुंचा है। रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ के बिजनेस का अनुमान जाहिर किया गया था, वो आंकड़ा लगभग छू गया है। बताया जा रहा है करीब 25,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद जाहिर की गई थी और जिस तरह से 60 करोड़ तो आज ही स्नान हो गया है, तो जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, शायद इससे ज्यादा जब इसका एनालिसिस होगा तो डिटेल सामने आएंगी। होटल बिजनेस को 40,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद की गई थी। भोजन और पेय पदार्थ 20,000 करोड़ का व्यापार करेगा, ये उम्मीद जाहिर की गई थी। पूजा सामग्री से 20,000 करोड़ का व्यापार होगा, ये उम्मीद जाहिर की गई थी। परिवहन और लॉजिस्टिक्स 10,000 करोड़ की उम्मीद के साथ यहाँ पर उम्मीद रखी गई थी। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद रखी गई थी, लेकिन ये उम्मीदें थी तब आंकड़ा जब उम्मीद रखी गई थी तो 40 से 45 करोड़ का था और अब तो 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो सोचिए, उम्मीद से ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट दिया है और यही वजह है कि जो व्यापारी है वो उत्साहित है। होटल व्यापारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखा जाए मेले से कितने दूरी पर है सर? मेले की डिस्टेंस से अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। अगर हनुमान मंदिर के डिस्टेंस से देखा जाए तो 1.5 और संगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो 2 किलोमीटर के। मतलब आप संगम 9 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखा जाए तो बेहद आप नज़दीक हैं कुंभ आयोजन से। जी, ये रिस्पांस कैसा रहा? अगर हम देखें कि 13 जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है 26 फरवरी तक, ये समाप्त हो जाएगा। मेला जरूर समाप्त होगा लेकिन श्रद्धालु जो लग रहा है आते जाते रहेंगे। तो आपके जीवन में, चूंकि आप तो लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे, आप खाली समय में और ये जो कुंभ मेला का जो आयोजन है, इन दिनों में क्या कुछ आप अंतर महसूस करते हैं? ये काफ़ी अंतर है। जिस पूरे प्रदेश की, मतलब प्रयागराज की जनसंख्या 60 to 70 लाख के अप्रॉक्स मानी जाती है, उस शहर में अगर अचानक 1 CR 2 CR पर डे किसी पब्लिक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे और प्रयागराज में आनंद लेने के लिए, तो कई जगह तो कमरे की शॉर्टेज भी संभावनाओं के तहत हो जाती हैं। तो आस्था ही नहीं, बिजनेस का संगम है और इस बार आंकड़ा 70 करोड़ पार जाएगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और बात सब संभल के करने जा रहे हैं। व्यक्ति को यहाँ पे पूर्व में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, के द्वारा सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें इन्होंने फायरिंग वगैरह भी की थी।
संभल में 24 नवंबर को 2-2.5 घंटे तक जो पत्थरबाजी हुई थी उस पर हमने प्रहार में आपको पहले ही बताया था कि ये तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई थी, यानी समाजवादी पार्टी का अपना खेल था ये, जिसके चलते ये पत्थरबाजी की गई। और अब तो जो गिरफ्तार आरोपी है उनसे नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। बात इसी की करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये वर्चस्व की लड़ाई थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है गुलाम ने वर्चस्व की लड़ाई की बात है। ये आरोपी है जिससे पूछताछ चल रही है। गुलाम ने सोहेल पर हमले का दावा किया। सोहेल इकबाल यहाँ के विधायक है समाजवादी पार्टी, 80-90 लोगों के साथ मिलकर हमले का दावा किया है गुलाम ने राजनीतिक संरक्षण होने की बात भी कबूली है। शफीकुर रहमान बर्क, आपको याद होगा सपा सांसद थे, उनके इशारे पर हमले की बात सामने आई है। 14 मार्च 2014 को सोहेल पर हमला हुआ था। सोहेल विधायक इकबाल महमूद के बेटे, उनके बेटे हैं, और उन पर जो अटैक हुआ वो शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं थे, उनके इशारे पर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई थी और इसको लेकर जो पत्थरबाजी हुई थी, समाजवादी पार्टी के कैसे बिगड़े बोलते वो पहले आपको सुनवा रहे हैं। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। सुना आपने, जियाउर रहमान बर्क कह रहे थे कि कोई गलती नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव कह रहे थे कि जाने चली गई हैं। जाने किसकी वजह से गई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नवंबर 2024 ये वो दिन था जब संभल हिंसा की चपेट में था। पत्थर चल रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी, कहीं तोड़फोड़ हो रही थी तो कहीं आग लगाई जा रही थी। संभल में जब हिंसा हुई थी तब ये कहा गया था कि संभल में हिंसा के पीछे वर्चस्व की जंग है। वो जंग जो बर्क फैमिली और सपा के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के बीच सालों से चली आ रही है। जब हिंसा हुई थी तब ये कहा गया था कि इसी वर्चस्व की लड़ाई को जारी रखते हुए सपा विधायक और सांसद ने अपने अपने समर्थकों के साथ मिलकर माहौल खराब करने का काम किया है। लेकिन तब ये कयास थे, अब इसके सबूत भी मिल गए हैं। पुलिस पूछताछ में शारिक साठा के गुर्गे गुलाम ने यह माना है कि उसे संभल की एक राजनीतिक फैमिली का संरक्षण प्राप्त है। गुलाम ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसने राजनीतिक प्रतिनिधियों के कहने पर ही सपा के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर हमला किया था। और तो और शारिक साठा के गुर्गे गुलाम ने यह भी खुलासा किया है कि सोहेल पर हमले के बाद पुलिस ने जब उसके खिलाफ एक्शन लिया था तब उसे लोकल प्रोटेक्शन मिला था। यानी कि संभल की एक राजनीतिक फैमिली गुलाम को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती आई है। इस व्यक्ति को यहाँ पे पूर्व में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसका एक उल्लेख जो है वो 121/24 ये मार्च महीने में 2014 में मुकदमा लिखा गया था 121/14। उसमें इनके द्वारा सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर करीबन 80-90 लोगों द्वारा मिलके उसके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें इन्होंने फायरिंग वगैरह भी की थी। संभल एसपी ने जो खुलासे किए हैं उससे एक बात तो साफ होती है कि संभल में वर्चस्व की जंग आज की नहीं है। सालों से संभल में मैं बड़ा कि तू बड़ा वाली जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि बर्क फैमिली खुद को बड़ा साबित करने में जुटी है तो सपा विधायक इकबाल महमूद भी खुद को कम नहीं आंक रहे। और इसी राजनीतिक दबदबे को दिखाने के लिए शारिक साठा ने अपने गुर्गे गुलाम को आदेश दिए थे कि वो संभल को हिंसा की आग में झोंक दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।